हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लास कर रहे थे, सामान्य अध्ययन की क्लासेस, जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान चल रहा था और उसमें हम कर रहे थे रसायन विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर हमारा रसायन विज्ञान चल रहा था। रसायन विज्ञान। तो आज रसायन विज्ञान की क्लास है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व यानी आपके यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपके यूनिवर्स में, विश्व में कौन सा आपका जो तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जो आपके सर्वाधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आपका कार्बन। तो आपका विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका, ये आपका विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। महाविस्फोट के बाद जब आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। जब महाविस्फोट का सिद्धांत के बाद, महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें आपके 3/4 से अधिक आपका हाइड्रोजन था। 3/4 से अधिक आपके हाइड्रोजन था और आपके 1/4 से कम हीलियम था। 1/4 से कम क्या था? हीलियम था। आपके स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही जलवन हो सका। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। तो आपके जब से लेके अब तक कुछ ही हाइड्रोजन ज्वलन हो सका है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी आपके मौजूद है। तो ये आपको स्पष्ट है कि यूनिवर्स में, आपके ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। जबकि आपके भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आपके यूनिवर्स में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोजन। और भूपर्पटी जो आपकी पृथ्वी की ऊपरी सतह है, उस पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपके भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपके विश्व में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। कौन सा आपका ईंधन है जो आपके न्यूनतम वायु प्रदूषण आपके करता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या आपका डीजल। तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है आपका जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन एक आपका स्वच्छतम दहन ईंधन है। ये क्या है आपका? स्वच्छतम दहन ईंधन है। स्वच्छतम दहन ईंधन है आपका हाइड्रोजन। ये वायु प्रदूषण आपके न्यूनतम करता है, जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? आपके जल, केवल जल उत्पन्न होता है हाइड्रोजन के जलने से। जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। आपके मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ये क्या कहलाते हैं आपके? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं या आपके कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। और हाइड्रोजन क्या है आपका? हाइड्रोजन स्वच्छतम दहन ईंधन है। इसके जलने से केवल और केवल आपका जल निकलता है, जल का उत्पन्न होता है इसके जलने से। और ये जो आपके मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल है, ये आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, कार्बनिक ईंधन होते हैं, जिनके जलने से आपके वायुमंडल में आपके क्या उत्पन्न होता है? CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। जब आपके मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल ये आपके जलते हैं तो इनके जलने से आपके वायुमंडल में CO2 जैसी हानिकारक गैसों का उत्पन्न होता है। CO2 जैसी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं इनके जलने से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका स्वच्छ ईंधन है, ये आपका स्वच्छ ईंधन है।
और इसके जलने से केवल आपका जल उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैवी वाटर में आपके क्या होता है? अधिक सम्मिश्रित हवा होती है, हाइड्रोजन के स्थान पर आपका ड्यूटेरियम होता है, अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, जैविक अशुद्धताएं होती हैं। तो आपके हैवी वाटर में आपका हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम प्रयोग होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन के स्थान पर। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का फॉर्मूला क्या है? हैवी वाटर का फॉर्मूला है आपके डी D2O। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका H2O, और जो हैवी वाटर है उसमें आपका आपका जल का फॉर्मूला पानी है, उसका फॉर्मूला होता है आपका H2O। और जो आपका हैवी वाटर है इसका फॉर्मूला है आपका D2O। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटोरियम का प्रयोग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटोरियम होता है। तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र आपका D2 है। D2 आपका रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। ये आपका गंधहीन गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और आपका स्वादहीन होता है। D2 और जो है आपका हैवी वाटर, ये गंधहीन, रंगहीन और आपका स्वादहीन होता है। और इसका सापेक्षिक घनत्व आपका 1.1 होता है। हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। इसका सापेक्षिक घनत्व आपका 1.1 होता है। सापेक्षिक घनत्व ये इसका सापेक्षिक घनत्व होता है 1.1। और जो इसका हिमांक होता है ये साधारण जल से आपका थोड़ा अधिक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। यानी कि आपका जो हैवी वाटर है वो क्या होता है? आपका D2O होता है। और जो आपका जो नॉर्मल वाटर है वो आपका H2O होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के स्थान पर आपका ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का अणु भार होता है। पानी का अणु भार कितना होता है आपका? 18, 20, 36 या आपका 54। तो पानी का अणु भार होता है आपका 20, यानी कि आपका 20.030 ग्राम पर मोल। ये आपका पानी का अणु भार होता है। जबकि साधारण जल का, ये आपका भारी जल का है। ये किसका है? भारी जल का। और जो आपका साधारण जल होता है, साधारण जल साधारण जल का अणुभार कितना होता है? साधारण जल का अणुभार होता है आपका 18.016 ग्राम पर मोल। ये आपका साधारण जल का अणुभार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खारे पानी में परावर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खारे पानी को आपके शुद्ध पानी में परावर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कौन सी प्रक्रिया है आपका जिसे खारे पानी को शुद्ध पानी में परावर्तित करते हैं? प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण या आपका उत्क्रम परासरण। तो आपकी उत्क्रम परासरण जो है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करती है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आपके कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है आपका जो एक नोबल गैस नहीं है। ऑर्गन, क्रिप्टोन, एक्टिनियम या आपका रेडोन। तो यहाँ पर आपकी नोबल गैस कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा एलिमेंट आपका नोबल गैस नहीं है? ये है आपका एक्टिनियम। एक्टिनियम जो है आपका नोबल गैस नहीं है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन तथा रेडोन ये आपकी अग्रिय या नोबल गैस होती हैं। कौन कौन सी होती है नोबल गैस? ये आपकी हीलियम है, हीलियम हीलियम आपकी नियोन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, आपकी क्रिप्टोन क्रिप्टोन और आपकी जीनोन है, जीनोन, रेडोन, रेडोन
ये आपकी जो है ये अक्रिय गैस होती हैं, नोबल गैस होती हैं। ये आपकी अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैस यानी कि आपकी नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस। ये आपकी 8 होती हैं, कितनी होती हैं आपके 8 होती हैं, सॉरी ये आपकी 7 होती हैं। और कितनी होती हैं आपके 7 होती हैं, कितनी होती है आपके 7 होती हैं, 7 है आपकी ओगनेसन, ओगनेसन ये आपकी 7वीं है, यानी कि आपकी ओजी। ओके, तो कितनी होती है नोबल गैस, ये आपकी 7 होती हैं। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन और आपका ऑग्नेसन, ये अक्रिय गैस नोबल गैस होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्टिनियम जो है ये आपकी नोबल गैस नहीं है। बाकी आपका ऑर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन ये आपकी नोबल गैस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। जो गोताखोर होते हैं उनके सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियोन। तो जो गोताखोर हैं उनके द्वारा आपके सांस लेने की क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसेज हैं ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा सामान्यतः वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ये आपका वायु के स्थान पर गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी आपके ली जाती है या नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपके गोताखोरों द्वारा सांस लेने की संबंधी क्रिया में आपके उपयोग की जाने वाली गैसेज है ऑक्सीजन तथा हीलियम। गहरे समुद्र में वहां पर आपकी वायु के स्थान पर जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण को सांस लेने के स्थान, सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं आपके वायु के स्थान पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में आसानी से घुलनशील है कौन? आपका जल में आसानी से घुलनशील है, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन? तो आपके जल में आसानी से घुलनशील आपका अमोनिया है। अमोनिया आपका अमोनिया आपका जल में आसानी से घुल जाता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलता पूर्वक बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे आपके अमोनिया। ऐसी गैसेस जिनमें आपके हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ आपके इजीली बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वे जल में आपके अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे आपका अमोनिया। इसलिए ये जल में आपके जल्दी घुल जाते हैं। जैसे अमोनिया है ये आपका जल में आसानी से घुल जाता है। तो ये आपका जल में आसानी से घुलनशील है, अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड? तो जो आपकी हास्य गैस है लाफिंग गैस के रूप में आपकी नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड यूज की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि आपकी N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है, इसे आपके सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय आपके निश्चेतक यानी कि एंथीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब आपके शरीर से शल्य क्रिया में आपके एंथीसिया यानी कि आपके निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं, और ये आपकी N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, N2O आपकी लाफिंग गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बोर्डो मिक्सचर, कॉपर सेकंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है,
और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड NO नहीं है, बल्कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। आप क्या है? आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड है आपकी हंसाने वाली गैस। इसे आपके लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे आपके फफूंदनाशी के प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ये भी आपका सही है। और शुष्क बर्फ आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये भी आपका सही है। तो जो आपका गलत है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये आपका गलत है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यही आपका कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि और आपके स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है और आपके नाइट्रीकारक बैक्टीरिया का विनाशक है। नाइट्रीकारक बैक्टीरिया का विनाशक है। तो आपके नाइट्रोजन की मुक्ति से क्या होता है? आपके स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहेगी। नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत आने वाली प्रमुख क्रिया में आपका स्थिरीकरण है, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति आपकी एक अवयवी प्रक्रिया है जो अनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन की नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से आपके स्थलमंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। आपके नाइट्रोजन से जो आपकी स्थल मंडलीय नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें आपकी कौन सी गैस, उनके अंदर वायुयान के टायरों में भरने में आपके निम्न कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियोन। तो वायुयान के टायरों में जो आपकी गैस भरी जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान आपके बहुत उच्च होता है। वायुयान के जो टायर होते हैं इसका तापमान तापमान और आपका वायु दाब तापमान और वायु दाब आपका बहुत उच्च होता है। आपका बहुत उच्च होता है। तापमान और वायु दाब जो होता है वायुयान के टायरों का बहुत उच्च होता है, जिससे आपके वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। तापमान और वायु दाब अधिक होने के कारण, उच्च होने के कारण जब आपका वायुयान उतरते हैं तो उस समय आपके क्या रहती है? विस्फोट होने की अधिक संभावना रहती है। इसलिए इनमें आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस आपकी कम दबाव होने के कारण, नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण विस्फोट की जो आपकी संभावना है वो कम रहती है। इसलिए आपकी नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नाइट्रोजन आपके वायुयान के टायरों में भरी जाती है, और क्यों भरी जाती है ये आपको बता ही दिया, क्योंकि वायुयान के टायर जो है उनका तापमान और वायुदाब बहुत अधिक उच्च होता है, इसलिए उतरते समय आपके विस्फोट की संभावना बनी रहती है, प्रबल संभावना होती है विस्फोट की। इसलिए इसमें आपके वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस आपके कम दबाव की गैस कम दबाव होता है नाइट्रोजन का, जिससे जो है आपकी जिससे जो आपकी विस्फोट की जो संभावना है वो कम रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन जो है आपके वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि। जो वायु भरे गुब्बारे हैं उनमें आपकी हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, उनमें आपकी हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आपके हीलियम को वरीयता दी जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत आपके कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उत्तान की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण आपके नहीं बनाता, वायु के साथ ही आपका विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। हाइड्रोजन क्या है, आपकी अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है, आपकी अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, आपकी ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। और हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन वायु के साथ, हाइड्रोजन आपके वायु की ऑक्सीजन के साथ, वायु की ऑक्सीजन के साथ, वायु के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, बहुत विस्फोटक अभिक्रिया करेगी। वायु के ऑक्सीजन के साथ ये आपके विस्फोटक विस्फोटक अभिक्रिया करेगी। ठीक है, वायु के ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगी, बहुत विस्फोटक अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस आपके गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा ज्वलनशील होने के कारण वायु के गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए आपके हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी नहीं भरी जाती, वायु के गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह आपकी अक्रिय गैस है। हीलियम कैसी गैस है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है और ये आपके अज्वलनशील है, ये अज्वलनशील है। नोबा क्या है आपकी, हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है और ये अज्वलनशील होने के कारण गुब्बारों में प्रयुक्त की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपके वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। जो आपकी हीलियम गैस है ये वायु के साथ क्या नहीं बनाती, आपकी विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, इसलिए ही इसको हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है गुब्बारों में भरने की। हालांकि गुब्बारों को ऊपर उड़ाने की शक्ति इसकी कम होती है हीलियम की, पर फिर भी इसको आपके वरीयता दी जाती है क्योंकि आपके अकेरिय है और अज्वलनशील है। हाइड्रोजन आपके अत्यधिक ज्वलनशील है और ये आपकी वायु के ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक अभिक्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य दाब पर सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर, आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट है आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऐसा एलिमेंट है जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव के रूप में यानी आपके लिक्विड के रूप में पाया जाता है। कमरे के मानक तापमान अर्थात आपके सामान्य ताप पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी, ब्रोमीन के साथ आपका ब्रोमीन एवं मरकरी, जिसको आप पारा भी कहते हैं, ओके। तो ब्रोमीन के साथ आपके मरकरी जो पारा है ये आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि आपका सीजियम, रुबिडियम और फ्रेंसियम, गैलियम भी कमरे के तापमान के निकट या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा आपके कुछ और भी एलिमेंट है, जैसे है आपका सीजियम, सीजियम है आपका,
रुबिडियम है, आपका फ्रेंसियम है और तथा आपका गैलियम है। ये भी आपके कुछ एलिमेंट हैं जो आपके सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर या टेम्परेचर थोड़ा उससे अधिक होने पर आपके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि ब्रोमीन जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर आपका लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन के अलावा आपका मर्क्यूरी भी है। ब्रोमीन के अलावा मर्क्यूरी भी आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे पारा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरोजिया निम्नलिखित में आपके किसको मिलाकर बनाया जाता है? जो स्वर्णकार है, सुनार है आपके, उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया आपके किससे मिलाकर बनता है? नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तथा आपके हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, और आपके सिट्रिक अम्ल या आपके बेंजोइक अम्ल। तो जो आपके स्वर्णकार है, सुनार है आपके, उनके पास एक्वेरेजिया होता है, वो होता है आपका नाइट्रिक एसिड और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ, जिसे अम्लराज कहते हैं। ठीक है, इसको आपके एक्वेरेजिया या अम्लराज कहते हैं। अम्लराज, अम्लराज या एक्वेरेजिया ये आपके नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड आपके, ये आपके नाइट्रिक एसिड HNO3 और आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। क्या होता है? ये आपका एक अत्यंत संक्षारक अम्ल है। ये अत्यंत संक्षारक अम्ल है, अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसलिए इसे अम्लराज या आपके एक्वेरिजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसे अम्लराज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपके सोने, प्योर प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकार द्वारा आभूषण को बनाते समय किया जाता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सुनारों से सुनार इसका उपयोग आपके जो आभूषण बनाते हैं वो बनाते समय करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड, यानी कि आपका HNO3 और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये इनसे मिलकर बना होता है एक्वेरेजिया या अम्लराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है आपका? KHCO3 और आपका K2CO3, NaCO3, NaCO3 और आपका Na2CO3 या आपका NaHCO3। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग आपका बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग पाउडर होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। इसको आपके बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जो व्यंजक चूर्ण या आपके ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य घटक यौगिक होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CaOCl ट्वाइस या आपका, इसके अलावा आपका CaOCl2 होता है। यह आपका हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है आपका? पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के मध्यम रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। इसका यूज आपका किस लिए होता है? ये रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का एक रासायनिक यौगिक होता है CaOCl2 या आपका CaOCl2।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaOCl ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? कौन से आपका लवण है जिसे प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए? आपका आयोडीन युक्त नमक, या आपका समुद्री नमक, या सेंधा नमक, या आपका संसाधित साधारण नमक। तो यहाँ पर जो आपका समुद्री नमक है, यानी कि आपका सी साल्ट जो है, सी साल्ट जो है, इसे आप डाइनिंग टेबल साल्ट के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं बड़े होते हैं, ये लार्ज ग्रेन्स होते हैं। कैसे होता है, इसके दाने आपके लार्ज होते हैं, लार्ज ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं, और ये अपेक्षाकृत इसकी नमी अधिक होती है, इसकी नमी यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक नमी, अपेक्षाकृत अधिक नमी, अधिक नमी, अपेक्षाकृत इसकी नमी अधिक होती है, इसी कारण इसको आप प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, समुद्री नमक जो आपका सी साल्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्री नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। फोटोग्राफी में आपके स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? आपका सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट, अमोनियम मैलिब्डेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। जो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, ये आपका हाइपोथोडियम सोडियम, तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है आपका हाइपो, इसका जो प्रयोग आपके फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग आपके चांदी और सोने के निष्कर्षण में किया जाता है, सोने और चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है उस पर आपके कौन सी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, या आपके सिल्वर आयोडाइड। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर जो चढ़ाई जाती है वो है आपके सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोग्राफी में। और आपके फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व भी आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में आपके फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, फोटोग्राफी में आपके उपयोगी तत्व, ये भी आपका क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, या आपका गंधक। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है आपका कार्बन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन आपका अनिवार्यतः पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है? गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, या मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है आपका धान का खेत। धान के खेत आपके कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आपकी आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। आपका धान का खेत और आपके कोयले की खदानें, धान का खेत, कोयले की खदानें, कोयले की खदानें, धान का खेत, कोयले की खदानें, एवं आपका एवं घरेलू पशु वातावरण, एवं आपका घरेलू पशु वातावरण, घरेलू पशु वातावरण।
धान का खेत, कोयले की खदानें और आपका घरेलू पशु वातावरण जो है आपका, ये मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। ये क्या है आपके मानवीय स्रोत है, मानवीय स्रोत है आपके मीथेन उत्सर्जन के। मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत आपके धान का खेत, कोयले की खदानें और आपका घरेलू पशु वातावरण है। और बात करें प्राकृतिक स्रोत की, तो ये आपकी आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि तथा आपकी आर्द्र भूमि तथा समुद्र, आर्द्र भूमि तथा समुद्र ये मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धान का खेत मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला स्रोत है। और कैसा स्रोत है ये, मानवीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? कौन सा केमिकल है आपका जो फल पकाने में सहायता करता है? इथफोन, नाइट्रोजन, आइसोप्रोटोन और आपका मेलिथियान। तो करेक्ट आंसर है आपका इथेफोन। इथेफोन जो है आपका रसायन, इथेफोन केमिकल का प्रयोग आपका कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इथेफोन रसायन का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ओके, इथेफोन का प्रयोग किस लिए होता है? आपका कच्चे फलों को पकाने में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इथेफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कौन सा रसायन है आपका जो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फल पकाने में आपका जो उपयोग आता है वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका CaCa2। यह एसिटिलीन का एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। जो कैल्शियम कार्बाइड है ये आपके नमी नमी जो होती है आपकी जल के साथ अभिक्रिया करके आपके एसिटिलीन गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड आपका फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? फलों को पकने में बढ़ावा कौन देता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या एथिलीन। तो एथिलीन जो है आपका ये फलों को पकने में बढ़ावा देता है। एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन ऐसी गैस है जिसका उपयोग आपके कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल और आपके ग्लिसरॉल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मैथिल अल्कोहल। मैथनॉल या मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल अल्कोहल या आपका मैथेनोल, मैथेनोल इसको क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं? जौ के जो अंकुरित बीज होते हैं उनके किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? बियर, वाइन, वोडका या रम। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बियर। अधिकतर बियर जो आपके जौ के किण्वन से बनती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आबजो के नाम से बुलाया जाता है। बियर को क्या कहते हैं? जौ की शराब या आबजो, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर का बहुलक है? प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है आपका? एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन। तो करेक्ट आंसर है आपका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आपका
बहुलक है किसका? प्राकृतिक रबर का। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुलीकरण किसे कहते हैं? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु मिलकर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं, इसे आपके बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पादक को बहुलक यानी कि आपके पॉलीमर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या? पॉलीमर कहते हैं। और आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव होता है। आइसोप्रीन क्या है? ये एक रंगीन द्रव है। कैसा होता है? ये आपका रंगीन द्रव होता है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है, पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम का कौन घटक है? आपका नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम या आपका फॉस्फोरस। तो प्राकृतिक रेशम का घटक है आपका नाइट्रोजन। क्या है आपका? प्राकृतिक प्राकृतिक रेशम का घटक है आपका नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक बहुलक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है, जबकि आपके कृत्रिम रेशम में आपका नाइट्रोजन नहीं होता। जबकि ये आपके नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम में होता है, जबकि आपका कृत्रिम कृत्रिम रेशम जो होता है, कृत्रिम रेशम में आपका नाइट्रोजन नहीं होता। कृत्रिम रेशम में आपका नाइट्रोजन नहीं होता, बल्कि ये आपके प्राकृतिक रेशम में होता है। प्राकृतिक बहुलक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिथीन बनाने के लिए पॉलिथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? कौन सी गैस है आपके जो पॉलिथीन बनाने में उपयोगी होती है? आपके एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एथिलीन गैस जो है आपकी, एथिलीन पॉलिथीन बनाने में उपयोग की जाती है। पॉलिथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलिथीन जो है आपका एथिलीन का बहुलक है। पॉलिथीन क्या है आपका? पॉलीमर है। पॉलीमर यानी कि बहुलक है किसका? एथिलीन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है आपके पॉलिथीन बनाने में, और पॉलिथीन पॉलीमर है किसका? एथिलीन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा बहुलक है जो आपका एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्ट्रीन और आपका पॉलीथीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका, कौन सा बहुलक आपका थर्मोप्लास्ट नहीं है? नियोप्रीन। नियोप्रीन आपका थर्मोप्लास्ट नहीं है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। नियोप्रीन आपका उच्च बहुलक है। उच्च बहुलक है। किसका उच्च बहुलक है? ये आपके क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार की कृत्रिम रबड़ है, और ये एक प्रकार की कृत्रिम रबड़ है। क्या है? ये आपकी एक प्रकार की कृत्रिम रबड़ है। क्लोरोप्रीन आपका उच्च बहुलक है किसका? नियोप्रीन का, और ये एक प्रकार की कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग आपका किस किस लिए होता है? इसका उपयोग होता है आपका, उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसका? उपयोग होता है इसका पाइप बनाने में, आपके पाइप, बेल्ट आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। ओके, आदि बनाने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नियोन। आपका कौन सा बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोन आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये एक उच्च बहुलक है। किसका उच्च बहुलक है? आपके क्लोरोप्रीन का। और क्लोरोप्रीन क्या है? आपकी एक प्रकार की कृत्रिम रबर है, जिसका उपयोग आपका पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इनमें से आपका कौन बहुलक नहीं है? घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई, आपका कपास। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, घी।
घी बहुलक नहीं है, बाकी अन्य सब बहुलक हैं। घी आपका पॉलीमर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पॉलीमर है जिसका उपयोग आपका बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? बेकेलाइन, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या आपके पॉलीयूरिथेन? तो करेक्ट आंसर है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड आपके बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में सामान्यतः पॉली पैराफेनिन आपके पॉली पैराफेनिलिन, टेरेप्थोलोमाइड, पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। ये आपके सिंथेटिक फाइबर है। क्या है आपका पॉलीएमाइड? सिंथेटिक फाइबर है। इसका इसका आपके ब्रांड नाम केवलर है। ब्रांड नाम क्या है इसका? केवलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नाम है इसका केवलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में आपका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन, पॉलीस्टाइरीन और आपका पॉलीएमाइड। तो करेक्ट आंसर है आपका, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है आपका पॉलीकार्बोनेट। ब्लड प्रूफ खिड़की के निर्माण में आपका पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में आपके प्रयोग किया जाता है? कौन से बहुलक है आपके जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किया जाता है? केवलर, ग्लिप्टोल, आपका लेक्सोन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? कोड नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवलर और आपका लेक्सोन। केवलर और लेक्सोन जो है, केवलर और लेक्सोन, केवलर एक आपका केवलर और दूसरा आपका लेक्सोन। केवलर तथा लेक्सोन बहुलकों का प्रयोग आपके बुलेट प्रूफ शीशा, ऑप्टिकल डिस्क, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि ग्लिप्टोल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ग्लिप्टोल क्या है आपका? ग्लिप्टोल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आप इसमें आपके तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। और किस में किया जाता है इसका इस्तेमाल? आपके पेंट बनाने में, पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवलर और लेक्सोन ये आपके बुलेट प्रूफ वस्तुएं जैसे कि आपके शीशा हो गया, ऑप्टिकल डिस्क है, किचन के बर्तन आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। जबकि ग्लिप्टोल आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका उपयोग आपका पेंट बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा ड्रैकोन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आपके क्लोरोप्रीन है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आपका पहला कथन यानी कि टेफ्लॉन तथा टेक्रोन बहुलक है, ये सही है आपका। सेकंड है आपका नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। देन आपका पॉलीथीन आपका पॉलीएथिलीन का बहुलक है। ये तीनों ही कथन आपके सही है। फोर्थ कथन आपका सही नहीं है, यानी कि प्राकृतिक रबर आपकी फ्लोरोप्रीन नहीं होती। प्राकृतिक रबर आपके आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आपके किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रबर को आपके संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर के उदाहरण आपके पॉलीएस्टीन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन है। नियोप्रीन आपकी संश्लेषित रबर है, ये आपका करेक्ट है। पॉलीथीन जो है आपका पॉलीथीन टेफ्लॉन तथा टेक्रोन के बहुलक उदाहरण है। पॉलीथीन आपका पॉलीएथिलीन का बहुलक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? किसका प्रयोग आपके न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपकी टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का या
चट्टा पर्चा का। तो करेक्ट आंसर है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग, टेफ्लॉन जो है आपके संश्लेषित फ्लोरो का बहुलक है, इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। एक ये आपके ठोस फ्लोरोकार्बन है और इसका उपयोग आपका नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। नॉन स्टिक सतह वाले जो बर्तन होते हैं, इसका उपयोग बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के उपरूप में किया जाता है? कौन सा पदार्थ है आपका जिसका उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलेमिन, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है आपके जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य ऑक्साइड है आपके सिलिकॉन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के अलावा आपका सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसके अलावा आपका बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के अलावा आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये आपके कुछ ऑक्साइड है जिनका उपयोग आपका वस्तुओं को चमकीला बनाने के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड आपका बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन, फ्लेक्सोन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। तो आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कौन सा आपके कृत्रिम पदार्थ नहीं है? आपका फाइब्रोइन। फाइब्रोइन आपका, फाइब्रोइन क्या है? आपका प्राकृतिक पदार्थ है। फाइब्रोइन आपका प्राकृतिक पदार्थ है। फाइब्रोइन क्या है? आपका प्राकृतिक पदार्थ है। ये अविलय प्रोटीन होते हैं जी, जो कि आपके रेशम तंतु सिल्क फाइबर्स के घटक हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है? पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरिन के या आपके बेकेलाइट के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, बेकेलाइट के। वर्ष आपके 1970 में बैकलाइन ने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप आपके बेकेलाइट का निर्माण किया था। कब हुआ था बेकेलाइट का निर्माण? आपका 1907 में। किसके द्वारा किया गया था बेकेलाइट का निर्माण? तो ये हुआ था आपके लियो बैकलैंड, लियो बैकलैंड, लियो बैकलैंड ने किया था। और कैसे किया था? इन्होंने क्या किया था? आपके फिनोल, फिनोल और आपके फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म फॉर्मल फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और आपके फिनोल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप आपके बैकलाइट का निर्माण किया था। कब किया था? आपके 1907 में किया था। किसने किया था? लियो बैकलैंड ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैकलाइट। आपके फिनोल का प्रयोग किया जाता है, बैकलाइट के निर्माण में आपके फिनोल का प्रयोग किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या आपका पीवीसी। तो कौन सा जैव बहुलक, कौन सा बहुलक है आपका जो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? पीवीसी। पीवीसी आपका बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकृत, बायोडिग्रेडेबल वो बहुलक होते हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से किया जाता है। सेलुलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जो है आपके बायोडिग्रेडेबल है। सेलुलोज, प्रोटीन और स्टार्च जो है ये आपके बायोडी बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो पीवीसी है ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पीवीसी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड,
ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता, ये जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। बाकी आपका सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पीवीसी आपका पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभूत करने लगती हैं? कौन सा द्रव है आपका? कौन से द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड, पायरिक एसिड, आपके बजोइक एसिड या यूरिक एसिड? तो आपका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है आपका लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां जो है मसल्स में आपके लैक्टिक एसिड का संचय हो जाने के कारण शरीर में आपके थकान का अनुभव होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, क्योंकि क्यों आपके हो जाता है? कार्बनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के बिना, साइट्रिक अम्ल के कारण या आपके एसिटिक अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्म जीवों से दूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टेज को आपके लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध में आपके खट्टेपन का कारण होता है। दूध में आपके जो शर्करा होती है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। इसी के कारण आपका दूध खट्टा हो जाता है। और खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में कुछ देर आपके खुले में रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों को सही आपके निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है, मॉल्टेस आपका मोल्ट में, एसिटिक दही में और फॉर्मिक एसिड आपके लाल चीटी में। तो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका एसिटिक अम्ल। सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपका? एसिटिक अम्ल आपके दही में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फल जैसे कि आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। माल्टोस आपके माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर से उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने के से प्राप्त उत्पाद को मॉल्ट कहते हैं। दही में आपके एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि आपके लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा एसिड होता है? आपके लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? आपके लैक्टिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल आपके लाल चीटी में आपके फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल आपके दही में नहीं होता, ये आपके लैक्टिक अम्ल होता है दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन से एसिड है जो आपका अंगूर, इमली तथा केले में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या आपके टर्टरिक अम्ल? तो ये है आपका टर्टरिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अंगूर, इमली तथा केले में आपके टर्टरिक एसिड पाया जाता है। यह है आपके ये आपके खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल आपका अंगूर, इमली तथा केले में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? आपका फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो फोटोग्राफी में जो यूज किया जाता है वो है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। जबकि आपका फॉर्मिक एसिड कहाँ पर होता है? फॉर्मिक एसिड होता है आपके चींटियों में। चींटियों में फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है? चींटियों में होता है। और जो आपका साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड आपके नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, नींबू में। और एसिटिक एसिड
साइट्रिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है आपका? साइट्रिक एसिड मिलता है आपके नींबू में। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? एसिटिक पाया जाता है आपके सिरका में। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है आपके फोटोग्राफी में ऑक्जेलेट के रूप में, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। किसके रूप में? आपके फेरस, फेरस ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्सीलेट के रूप में आपके यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपके एसिटिक एसिड? तो जो आपका सिरका है वो किसका घोल है? आपका एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड आपके CH3COOH, या आपके इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुण से इस बात की पुष्टि होती है कि एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण आपके एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। ये सिरके का एक जलीय घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। ट्राई नाइट्रोटाइलून, TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और आपके साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रोमीन और आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग आपके सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपके किस किस क्या कहाँ पर किया जाता है? आपका सूक्ष्म जीवरोधी, सूक्ष्म जीवरोधी और आपका कीटनाशी, कीटनाशी, सूक्ष्म जीवरोधी और सूक्ष्म जीवरोधी और आपके कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी आपका ट्राइनाइट्रोटाइलून, TNT और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनोट्राइमीन, RDX, ये आपके विस्फोटक हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RDX आविष्कृत हुआ अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, सोंडी द्वारा, बर्जीलियस द्वारा या हैनिंग द्वारा? तो RDX किसके द्वारा आपके आविष्कृत हुआ था? हैनिंग द्वारा। RDX आपके रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव या रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ये आपका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। RDX क्या है? आपके रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव और आपका रॉयल, रॉयल डेमोलिशन, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। ये आपका इसका संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से आपके साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनर आपके ट्राइनाइट्रीमीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज आपके जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग द्वारा की गई थी। कहाँ के थे? आपके जर्मनी के थे। ओके, जर्मनी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैनिंग द्वारा इसलिए आविष्कृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता? कार्बा आपके कार्डाइट में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में, डायनामाइट में और आपके एमाटोल में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमाटोल में। कार्बाइड, ब्लास्टिंग जिलेटिन और आपका डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन है। ये आपके इन तीनों में जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन है एक आवश्यक संगठक है, जबकि एटोमोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है। एटोमोल क्या है? ये आपका अत्यधिक
विस्फोटी तत्व है। विस्फोटी तत्व है, ये आपका एक अत्यधिक विस्फोटी तत्व है जो आपके ट्राइनाइट्रोलुइन तथा अमोनियम नाइट्रोन के मिश्रण से निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किस किस के मिश्रण से निर्मित होता है? आपके ट्राइनाइट्रोटाइलून, ट्राई नाइट्रो ट्राइनाइट्रोटालुइन, टालुइन आपके टीएनटी तथा और आपके अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट, इसके मिश्रण से ये आपके निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एमाटोड। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी महत्वपूर्ण क्लास थी आपकी। तो आप क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।